आनंद ले पाएंगे इस सत्र का। आप कृपया तशरीफ रखें, आप कृपया बैठ जाइएगा। शुरुआत कर रहे हैं अगले सत्र की। जो महानुभाव खड़े हैं उनसे निवेदन है कि आप कृपया बैठ जाइएगा। आप कृपया बैठ जाएं, सीट ले लें। मैडम आप लोग प्लीज बैठ जाइएगा। आप प्लीज बैठिए, सीट ले लीजिए। और ये साहित्य का मेला, ये साहित्य का उत्सव लिटराटी 2024 के नाम से जिसका हिस्सा इस समय आप सब बने हुए हैं। ये मेला है रचनात्मकता का, ये मेला है क्रिएटिविटी का, और रचनात्मकता का जश्न इस उत्सव के माध्यम से हम मना रहे हैं। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत से ऐसे संगठन हैं जो इस लिटरेचर को हमेशा योगदान देते हैं, उसके स्पॉन्सर के रूप में काम करते हैं। उनमें एमआईटी यूनिवर्सिटी का नाम है, सिडको का नाम है, रेड एफएम, जल, नो स्कार्स, ड्यू, वेस्टलैंड, मैकमिलन, रूपा, ये तमाम लोग हैं। और इनके अलावा भी बहुत से ऐसे संगठन हैं, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो लिटरेचर के साथ जुड़कर ये साहित्य की सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत कल का दिन था। अलग अलग सेशन के जरिए अलग अलग कवियों से, लेखकों से आप परिचित हुए हैं, उनके लेखन से आप परिचित हुए हैं, और केवल परिचित ही नहीं हुए, उनकी साक्षात बातचीत आपने सुनी है, उनके लेखन के बारे में आपने सुना है। बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो हमारे लेखकों ने लिखी हैं, उनका विमोचन हुआ है, लोकार्पण हुआ है, और आज भी बुक बज़ के नाम से जो हमारा कार्यक्रम है कुछ पलों में होगा, जिसमें कुछ और किताबों का विमोचन होगा। तो बहुत ही खूबसूरत ये सत्र चलते रहेंगे। अभी हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आप अपना स्थान ले लें, अपनी सीट ले लें, ताकि हम अगले सत्र को शुरू कर सकें। देवियों सज्जनों, लिटरेचर का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि जो हम अलग अलग वर्कशॉप्स करते हैं, एग्जीबिशंस लगाते हैं, चर्चा परिचर्चा करते हैं, उनके माध्यम से हर आदमी के भीतर जो एक रचनात्मकता छिपी होती है उसको उभारना, उसको प्रेरित करना और उसको एक मंच प्रदान करना। ये काम ना केवल प्रतिष्ठित रचनाकारों के उत्कृष्ट कार्यों को आपके सामने लाता है, बल्कि बहुत नवोदित ऐसे रचनाकार हैं जिनकी कलम अभी अभी चलनी शुरू हुई है, जो अभी अभी नए यात्री बने हैं इस पथ के, उनको भी एक मंच प्रदान करना, उनको भी ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहां पर वो अपनी बात कह सकते हैं। तो लिटरेचर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे युवा रचनाकारों को भी मिल रहा है। तो अगला सत्र हम इससे पहले शुरू करें, एक बार फिर से आपसे निवेदन कर दें कि आप तशरीफ रखें, आप कृपया बैठ जाइएगा। अगला सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं, बहुत खूबसूरत सेशन है, तो आप उसका आनंद लें, आप उसके बड़ा ध्यान से सुने। इसके लिए जरूरी है कि आप आराम से बैठकर सुने। ये सेशन जो हम शुरू करने जा रहे हैं, ये है साहित्य, संवाद, कथा और कल्पना। इनमें जो हमारे मेहमान कलाकार हैं, माधव कौशिक साहब, नाम ही काफी है, हिंदी के बहुत ही प्रख्यात कवि हैं, लेखक हैं, राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। कौशिक जी आइएगा प्लीज। साथ ही जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी, शाहिदा बानो जी, आप मंच पर तशरीफ लाइए। भाई जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये महानुभाव बहुत दूर से आए हैं, दिल्ली से अभी अभी पधारे हैं। जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव साहब और माधव कौशिक साहब कल दिल्ली से आए थे, और ये चंडीगढ़ का सौभाग्य हो सकता है। ऐसी विभूतियां जब शहर में आती हैं और अपनी बात कहती हैं, तो ये हम सब का सौभाग्य हो सकता है। माधव कौशिक साहब हिंदी के बहुत जाने माने कवि हैं, लेखक हैं। अभी अभी आपको बताया गया है कि राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के आप अध्यक्ष हैं। बहुत छोटी सी उम्र से आपने लिखना शुरू कर दिया, जिन दिनों आप स्कूली जीवन में थे।
38 पुस्तकें आपकी हैं, 17 गजल संग्रह हैं, 2 खंड काव्य आपके हैं, सुनो राधिका और लौट आओ पार्थ के नाम से, 4 काव्य संग्रह हैं, 3 नवगीतों के संग्रह हैं, 3 कथा संग्रह हैं, 2 आलोचना की किताबें हैं, 2 बाल साहित्य की पुस्तकें हैं, 2 अनुवाद हैं, 3 संपादित पुस्तकें हैं। हम तो बोलते बोलते थक गए, ये लिखते लिखते नहीं थके हैं। तालियां होनी चाहिए कौशिक साहब के लिए। हरियाणा साहित्य अकादमी 2019 में आपको आजीवन साहित्य साधना सम्मान से अलंकृत कर चुकी है। केंद्रीय हिंदी संस्थान 2018 में सुब्रमण्यम भारती राष्ट्रीय पुरस्कार आपको प्रदान कर चुका है। पंजाब सरकार 2012 में शिरोमणि साहित्य सम्मान से आपको अलंकृत कर चुकी है और हरियाणा सरकार ने 2010 में महाकवि सूरदास सम्मान से आपको सम्मानित किया है। हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है आपका यहाँ आना। जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं एक बार जोरदार। अभी अभी दिल्ली से पधारे हैं, आजकल इग्नऊ में प्रोफेसर हैं, जाने माने कवि हैं, आलोचक हैं, 30 पुस्तकें इनकी हैं। हाल ही में जो इनकी नई पुस्तक आ रही है उसका नाम काल मृग की पीठ पर, वो एक काव्य संग्रह है, और एक आलोचना की पुस्तक जो इनकी अभी अभी आई है आस्था और विवेक के नाम से। तो ये पुस्तकें इनकी नई पुस्तकें हैं। 30 पुस्तकों के नाम मैं पढ़ूंगा तो आप बहुत देर हो जाएगी। इनके शैक्षिक और साहित्यिक कार्य बहुत चर्चित हुए हैं। साहित्यिक आलोचनाओं को विश्व स्तर पर ख्याति मिली है। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, देवी शंकर अवस्थी सम्मान, भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार, विजयदेव नारायण शाही पुरस्कार, रामविलास शर्मा आलोचना पुरस्कार, परंपरा ऋतुराज सम्मान। बहुत लंबी फहरिस्त है, सारी मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूं। तालियां हो जाए आपकी सबकी तरफ से। शायदा बानो मॉडरेटर के रूप में काम करेंगी। आप सभी ने जानते होंगे, अब देश के बहुत ही सुप्रसिद्ध समाचार पत्र दैनिक भास्कर में आप डिप्टी एडिटर हैं, हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएट है, हिंदी साहित्य में, हिंदी काव्य से बहुत प्यार करती हैं। आपका आना भी हम सबके लिए खास है, तो कोई देरी ना करते हुए शायदा बानो संभालिएगा। हेलो, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? ओके, सो नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब। अभी इतना खूबसूरत सेशन हुआ है और आप सब लोग उसके सुरूर में हैं, मुझे समझ आ रहा है। तो एक बार और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बैठ जाइए, हमें भी सुन लीजिए। और देखिए, कोहली साहब बैठ गए हैं मेरे कहते ही। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, तो जो हमारा सेशन का जो थीम है वो काफी गुंजाइश पैदा करता है इस बात की कि हम कहानी से कविता की तरफ जाएं, गजल की तरफ जाएं, आर्ट की सारी फॉर्म्स की बात करें और वापस इधर आ जाएं। तो हमें मतलब अच्छा लग रहा है कि 2 ऐसे कवि जिनकी 30-35 किताबें छप चुकी हो, और अच्छा हुआ कि उनकी किताबों पे बात नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे ये चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस पे बात करूं और किस पे नहीं करूं। तो ये बहुत अच्छा आपने थीम रखा है इसका। अच्छा, मैं शुरू करूंगी एक इब्ने इंशा की गजल के साथ, ताकि पिछले सेशन से आप कनेक्टेड रहें यहाँ भी, वरना एक ब्रेक आ जाएगा। तो इसको सुनिए जरा कि फर्ज करो हम अहले वफा हो, फर्ज करो दीवाने हो, फर्ज करो ये दोनों बातें झूठी हो अफसाने हो, फर्ज करो ये जी की बिपता जी से जोड़ सुनाई हो, फर्ज करो अभी और हो इतनी आधी हमने छुपाई हो, फर्ज करो तुम्हें खुश करने के ढूंढे हमने बहाने हो, फर्ज करो ये नैन तुम्हारे सचमुच के मैखाने हो, फर्ज करो ये रोग हो झूठा झूठी प्रीत हमारी हो, फर्ज करो इस पीत के रोग में सांस भी हम पर भारी हो, फर्ज करो ये जोग बजोग का हमने ढोंग रचाया हो, फर्ज करो बस यही हकीकत बाकी सब कुछ माया हो। तो ये जो माया है ये कल्पना है, इमेजिनेशन है, और यही हमें इस सेशन के साथ जोड़ेगी। और मुझे ये याद आ रहा है कि पिकासो बोलते थे कि भाई क्या बोलते थे पिकासो, कि एवरीथिंग यू कैन इमेजिन इज रियल। तो जो हम सब सोच सकते हैं वो है या होगा। तो शुरू करेंगे हम माधव कौशिक जी के साथ कि
क्योंकि कवि तो कहते ही हैं कि कल्पना के सहारे बहुत चलता है, और बड़ी मशहूर सी बात है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो आप तो बहुत जगहों को ढूंढ ढांड के, खोजबीन के, जो नहीं हो सकता उसके भी आकाश पाताल मिलाते हैं। तो भाई आप बताएं, ये 30-35 किताबें हैं, इनमें माया कितनी है और छाया कितनी है? दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद शाहिदा जी। बड़ा अच्छा लग रहा है कि जितेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ ये सेशन है। मेरे भी मनपसंद कवि हैं ये, और इनकी किताबों पे मैंने लिखा भी बहुत है। तो मित्रों, आज का कल जब ये सेशन शुरू हुआ था, उस समय 2 शब्द अनायास मैडम से शुरू हुए, और अब तक ऐसा लगता है जैसे हमारा जो फेस्टिवल है वो उन 2 चीजों को लेके चल रहा है जो जिंदगी की सबसे बेहतरीन तो हैं, सबसे जरूरी भी हैं। एक करुणा और एक असहमति, कंपैशन और डिसएग्रीमेंट। साहित्य इन दोनों के ऊपर खड़ा है। साहित्य नहीं, पूरी दुनिया इस दोनों के ऊपर खड़ी है। और अगर समाज में से ये दोनों चीजें समाप्त हो जाएंगी तो मानव समाज समाज नहीं रहेगा। ये बिल्कुल सच्ची बात है। तो एक तरह से मैं देख रहा हूं कि कल के जितने 6 सेशन थे शुरू से लेके अब तक, जिसमें जलियांवाला बाग भी था, जिसमें हमारी पूरी सभ्यता भी थी, कविता पाठ भी था, सुरजीत पात्र की भी कविताएं थी, उसके बाद जुडिशियरी की भी किताबें थी, उसके बाद सिंगल पेरेंट भी थे, और अब ये दो सेशन अभी होके हटे हैं रक्षंदा जलील का, और उसमें भी यही 2 बातचीतें। और साहित्य का एक केंद्र है। दूसरी बात जो इसने माया और छाया की, एक बेकन की बड़ी मशहूर लाइन है, टेल ए लाई एंड फाइंड आउट द ट्रुथ। कवि झूठ बोल के शुरू करता है लेकिन सच्चाई को ढूंढ के लाता है। ये बात याद रखिए। हम छाया से शुरू करते हैं लेकिन माया के अंतिम पर्दे तक जाते हैं, और माया के बीच में जो यथार्थ पैदा होता है उसको लेके आते हैं। एक और आपको कमाल की बात बताऊं, कुछ चीजें साहित्य में छिपी रहती हैं। मेरे पास बहुत सारा रशियन लिटरेचर है, जवानी से पढ़ता आ रहा हूं। पीछे मैं कजान भी गया, लिटरेरी ब्रिक्स में मेरी कुछ कविताओं का अनुवाद भी रशियन में हुआ है। वो वहां बोलते हुए मैंने एक बात कही और रशिया वालों को भी नहीं पता था। रादुका प्रकाशन ने क्राइम एंड पनिशमेंट, जो दोस्तोवस्की का नावल है, उसके जैकेट के ऊपर आइंस्टीन की 2 पंक्तियां छपी हुई हैं। आइंस्टीन लिखता है कि मैंने विज्ञान के सबसे बड़े सूत्र दोस्तोवस्की के नावल पढ़ते हुए ढूंढे हैं। ये इमेजिनेशन है जो वैज्ञानिक को खोज करने के लिए आमंत्रित करती है। कल्पना हम करते हैं। कभी किसी ने लिखी थी कि चांद पे जाना चाहिए, चांद पे नानी चरखा काट रही है, उड़न खटोला लेके जाएंगे, और सच में वैज्ञानिक चांद पे चले गए। तो ये कवि हैं जो घर में बैठ के पूरी दुनिया का सत्य भी बताते हैं और रास्ता भी दिखाते हैं। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। जितेंद्र जी से मैं यही सवाल जो था कि माया और छाया कितनी आपकी कविता में आई, उसके बाद आगे बात शुरू करेंगे। पहले ये बताइए। धन्यवाद शाहिदा जी। और अभी आदरणीय माधव कौशिक जी जो कह रहे थे कि माया की तह तक जाने की कोशिश, हम साहित्य पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, और पढ़ाते हैं इसलिए हमारी एक जिम्मेदारी उसकी सैद्धांतिकी तैयार करना भी है, हम करते हैं। ये बहुत अच्छी बात कह रहे थे। अक्सर हम इसे दूसरे शब्दों में इसको इस तरह कहते हैं कि अगर कल्पना नहीं होगी तो यथार्थ की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता है। वो कल्पना है जो दिख रहे यथार्थ के पीछे हमको लेकर जाता है। अगर वो नहीं है, अगर आप कल्पनाहीन हैं, तो आप यथार्थ को नहीं पहचान पाएंगे। आपको जो दिखाया जाएगा आप उसे ही यथार्थ मान लेंगे। रचनाकार कभी भी उसे यथार्थ नहीं मानता जो दिखाया जा रहा होता है। वो जानता है कि ये आवरण है, ये सारी चीजें हैं। तो ये बराबर रखें कि कल्पना बहुत जरूरी चीज है। और इसी के साथ एक और चीज कि ये बहुत अच्छा विषय इसलिए है कि पूरी दुनिया में
इस समय सर्वाधिक प्रहार कल्पना पर ही है। कल्पना को ही तमाम तरीकों से जो पूरा तंत्र है, आप सोचें कि जब हम छोटे थे और तमाम चीजें थी, तो जिस तरह से हमारे पास अवकाश था सोचने और कल्पना करने के लिए, आज नहीं है। आज बच्चे किसके बारे में सोचते हैं? जो टेलीविजन पर, यूट्यूब पर, तमाम तरह की जो सोशल मीडिया है, उस पर जो चीजें आ रही हैं वो हमारे स्वप्न बनते जा रहे हैं। जबकि हमारे स्वप्न हमारी कल्पना से निश्रित होने चाहिए थे, हमारे कल्पना से बनना चाहिए था उसे। तो आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम जो वास्तविक कल्पना है उस पर फोकस करें, उसको बचाने की कोशिश करें। ये आपने बहुत एक सीरियस मुद्दे की तरफ ध्यान खींचा है। मुझे याद आता है कि जब जॉर्ज ऑरवेल की किताब आई थी 1984, वो उस समय की कल्पना थी, और अगर उसको आज के दौर के बच्चे पढ़ते हैं या हम ही उसको दोबारा से पढ़ते हैं, तो हमें समझ आता है कि कल्पना और बहुत सारी और चीजों में जो ग्राउंड पे हैं, उनमें कितनी चीजें हम साकार होते हुए देख रहे हैं। तो शायद कवि या लेखक का जो स्वप्न है वो कल्पना के तौर पे कभी 10 साल, 20 साल, 50 साल में साकार हो जाता है। माधव जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगी कि बहुत सारे लिटरेचर में, बहुत सारी जगहों पे कल्पना या इमेजिनेशन को एक डिवाइन कहते हैं कि एक आमद होती है। आप कहते हैं कि शेर लिखा नहीं, शेर हम पे नाजिल हुआ है ना, हम पे कोई कविता उतरी है, या हम एक किताब नहीं लिख पा रहे हैं, हमें वो जिस दिन वो किताब हम तक आएगी हम लिख लेंगे। तो ये जो कल्पना है, क्या ये डिवाइन है, ये दैवीय है, या फिर हम इंसान के पास कुछ ऐसे भी मैकेनिज्म है जहां हम बैठ के सोचे अच्छा आज हम इसके बारे में कल्पना करेंगे? कल मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया था अपने फादर साहब के हवाले से, उसको मैं रिपीट करके इस बात को बताऊंगा। मेरे पिताजी अक्सर कहते थे कि दुनिया का हर आदमी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक, अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक कोई ना कोई काम धंधा ढूंढ लेता है, कोई व्यवसाय कर लेता है। दुनिया में लिखना अकेला ऐसा काम है जिसके लिए नेचर आदमी को चुनती है। तो ये जो इल्हाम जिनको होता है वो चुने हुए लोगों को इल्हाम होता है। और इस इल्हाम के साथ एक चीज और जुड़ती है। बाद में वो ये भी कहते थे कि एक जो मेंटल डिसिप्लिन है वो बहुत जरूरी है। इल्हाम चलते फिरते नहीं होता, अपनी राइटिंग टेबल पे ही होता है। 8 घंटे जब तक काम नहीं करोगे इल्हाम नहीं होगा। अच्छा, इसी के साथ मैं एक थोड़ी सी बात और जोड़ के बता दूं। जैसे आपने बताया, विश्व साहित्य को जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हुए, ऐसा मैं बहुत सारी किताबों को कोट नहीं करना चाहता, समय भी नहीं है, पढ़ते हुए आपको हमेशा लगेगा कि आज जो हो रहा है उसको प्रेमचंद बहुत पहले लिख चुके थे। आज जो हो रहा है उसको नानक सिंह बहुत पहले लिख चुके थे। आज जो हो रहा है तुलसीदास उससे पहले लिख चुके थे। तो ये सारी चीजें जब आती हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की एक मुझे याद आई। वो कहते दुनिया का जो सबसे बड़ा साहित्य है उसको मापने के 3 पैरामीटर है, ओरिजिनलिटी, नोवेल्टी एंड इमेजिनेशन। मौलिकता, नवीनता और कल्पना। अब मुझे लगता है कि नवीनता भी कल्पना से आती है और मौलिकता भी कल्पना से आती है। वो चीज जो चल रही है, जिसको देखिए, लेखक का जन्म सिर्फ इसलिए हुआ कि वो आम आदमी का प्रवक्ता बन सके। ही शुड बी द स्पोक्समैन ऑफ द कॉमन मैन। राजनेताओं के तो प्रवक्ता बहुत हैं, वो तो रोज ही आते हैं टेलीविजन पे, वो तो वही बात कहेंगे जो उनको लिख के दी जाती है। जो आम आदमी का दर्द है, उसकी आह है, करा है, उसको तो सिर्फ लेखक दर्ज करेगा, चाहे वो कविता में करे। अच्छा, दूसरी एक और है, हमारा देश ऐसा है जहाँ फैंटेसी यथार्थ से भी ज्यादा फैंटास्टिक लगती है। कई बार सच होता है लेकिन मानने को तैयार नहीं होते हम, क्योंकि वो इतना जघन्य भी हो सकता है कि आदमी के हाथ से ऐसा काम भी हो सकता है, लेकिन हो रहा है। कई बार यथार्थ कल्पना से आगे चला जाता है।
तो इन दोनों के, मुझे तो ऐसा लगता है यथार्थ और कल्पना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब कल्पना का पहलू ऊपर होता है तो यथार्थ छुपा होता है, जब यथार्थ का पहलू ऊपर होता है तो इमेजिनेशन छुपी होती है। जी, तो जितेंद्र जी, वही सवाल, लेकिन सर ने जो बोला कि इल्हाम ऐसे चलते फिरते नहीं आता, आपको टेबल पे बैठना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, जो शायद हम बहुत सारे मेरे जैसे लोग जहाँ पे लैग करते हैं, और हम बहुत अनुशासित ढंग से नहीं लिखते हैं, इसलिए 30-35 किताबें नहीं हो पाती हैं। तो आपके ये मुझे लगता है शायदा कह रही है इन दोनों को और कुछ नहीं आता। लेकिन ये आता है, ये क्या कम है? अब फिर आपने ही तो बोला है कि ये नगमा हर साज पे गाया नहीं जाता, तो वो चुने हुए लोग होते हैं ना जी। अभी नेक्स्ट वही आ रहा है। हाँ, तो मैं जितेंद्र जी के पास आई हूँ और यही सवाल, और क्योंकि आपकी एक कविता जो बहुत सबके दिल को छूती है, हम चाहेंगे कि आज ऑडियंस के सामने आप वो खुद से पढ़ें, तो उसकी कल्पना और वो कैसे आप तक आई थी वो भी बताएं। पहले कविता पढ़ूं या पहले अभी जो आपका दिल चाहे। मैं जो नया कविता संग्रह आया है जितेंद्र जी का, उसका शीर्षक है काल मृग की पीठ पर। तो ये एक ऐसा लेखक है जो काल मृग की सवारी करता है। स्वागत है। धन्यवाद। शाहिदा जी, बहुत अच्छे ढंग से अभी आदरणीय माधव कौशिक जी ने अपनी बात रखी है। देखिए क्या होता है कि जो व्यक्ति विज्ञान के लैब में होगा, यानी कि केमिस्ट्री की लैब में होगा, तो जाहिर है कि केमिस्ट्री से संबंधित खोज करेगा। साहित्यकार के साथ भी यह है कि वो जब समाज में डूबेगा, उसका लैब समाज है, उसका कोई और लैब नहीं है, ये समाज, पूरा समाज, पूरी प्रकृति उसका लैब है। जब वो उसमें डूबेगा तो वो अपने मानने का मामला है कि वो दैवीय मान लेता है या अपने परिश्रम का मान लेता है, लेकिन जब वो डूबेगा तभी कुछ नया उसे मिलेगा। बिना डूबे उसको नहीं मिलेगा। दैवीय मानने में भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके परिश्रम को मानने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा मामला इस पर है कि आता वहीं से है, और वही है कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, कोई और दूसरा रास्ता है नहीं। आप जिस ओर रविन्द्रनाथ टैगोर के हवाले से अभी दादा कह रहे थे कि मौलिकता, नवीनता और कल्पना, वो बिना डूबे आ ही नहीं सकता। और अपने प्राथमिक स्वरूप में कोई चीज मौलिक नहीं होती है, कोई चीज मौलिक नहीं होती। सारी चीजें हमारे सामने हैं, दिख रही हैं, उसे हम मौलिक बनाते हैं। जो कह रहे थे, उसी कल्पना के जरिए हम उसे नया कर देते हैं, मौलिक कर देते हैं। और हम कितना मौलिक कर देते हैं, यह इसी से उसका जीवन तय होता है कि वो कालजयी रह जाएगा या कालजीवी रह जाएगा। अपने ही समय भर की उम्र है उसकी, या समय को पार करने की भी कोई उम्र है उसके पास। जो प्रेमचंद का हवाला दे रहे थे कि आज प्रेमचंद हमें लगते हैं कि प्रासंगिक हैं, तो इसीलिए प्रासंगिक हैं कि वो खूब डूबे अपने समय में, और वो देख पा रहे थे कि जो भारत आजाद होने वाला है, जो एक नया भारत बनने वाला है, उसका लेकर उनको एक पास सपना भी था कि कैसा होना चाहिए, और वो देख पा रहे थे कि कैसा नहीं हो पाएगा। उसका द्वंद्व उनके वहां दिखाई देता है, तो वो चीज निकल के आती है। मतलब कल्पना भी कोई अलग से कटी हुई चीज नहीं है, जैसा कह रहे थे। हम यथार्थ और कल्पना को अलगाते नहीं। जैसा मैं आरंभ में कह रहा था, अगर आपके पास कल्पना होगी, हमारे सिद्धांतकार कह चुके हैं, पहले भी कह चुके हैं कि हर व्यक्ति के पास कल्पना होती है। एक प्राथमिक कल्पना होती है, एक कवि कल्पना होती है। प्राथमिक कल्पना सबके पास होती है। फूल को देखकर सब लोग उसकी सुंदरता पर मोहित होते हैं, लेकिन फूल को देखकर उसमें ईश्वर को देख लेना, उसमें मुक्ति को देख लेना, उसमें किसी बच्चे की हंसी को देख लेना, उसमें प्रिया को देख लेना, या मीर की तरह लब की नाजुकी उसका उदाहरण बना लेना, यह कवि कल्पना से तय होता है कि आपकी क्षमता कितनी, आपने अपनी रेंज, रियाज है ये पूरा। रियाज इतनी छोटी, हमारी अपनी परंपरा में जो आचार्यों ने बताया है कि कवि का मतलब साहित्यकार मात्र। कवि हमारे वहां जो पद है वो सिर्फ कविता लिखने वाले के लिए नहीं है, वो कला के जितने माध्यम है सबके लिए वो कवि शब्द है। हमारे वहां आचार्यों ने कहा है कि 3 चीजें होती हैं। प्रतिभा, जो आप बेसिक बात कह रहे थे कि प्रतिभा तो होनी ही चाहिए,
जो होता है कि वो अलग लोग होते हैं, ये जो दादा कह रहे थे कि वो अलग ही लोग होते हैं जो पैदा होते हैं, अलग रुचियां होती हैं उनकी, उन्हें बहुत सारे जो चमक दमक है आकर्षित नहीं करती। तो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। व्युत्पत्ति का मतलब होता है अध्ययन। व्युत्पत्ति का मतलब कि जो आपके कितना अध्ययन है, आपकी रेंज क्या है, उस अध्ययन में किताबों का भी अध्ययन है और समाज का भी अध्ययन है, लोगों के दिल दिमाग का भी अध्ययन है, और अभ्यास। अभ्यास के बिना कुछ भी नहीं होता। प्रतिभा आपको बड़ा कवि नहीं बना सकती, प्रतिभा आपको कवि बना सकती है, प्रतिभा आपको लेखक बना सकती है, लेकिन जब तक आपके पढ़ाई लिखाई की रेंज बड़ी नहीं होगी, जब तक आपके पास समाज को समझने की गहरी दृष्टि नहीं होगी, और जब तक आपके पास निरंतर रियाज नहीं होगा, अभ्यास नहीं होगा, तब तक आप बड़े कवि नहीं हो सकते। ये तीनों चीजें मिला के बनती हैं। तो क्योंकि हमें आप दोनों कवि हैं और एक से ज्यादा कविता सुननी है, तो आगे समय ना खर्च करते हुए, परिभाषाओं में ना जाते हुए, तो माधव जी आपसे शुरू करेंगे। कोई नई कविता सुनाइए, और आपसे भी मुझे एक नई और एक पुरानी, आपसे भी एक नई एक पुरानी सुननी है। बिल्कुल नई गजल। गजल। उसके 2-4 शेर देखिए कि कातिल के हाथों में आई जिस दिन से शमशीर नई, कातिल के हाथों में आई जिस दिन से शमशीर नई, दिल के सारे जख्म नए हैं, जख्मों की है पीर नई। वाह वाह, क्या बात है। कातिल के हाथों में आई जिस दिन से शमशीर नई, दिल के सारे जख्म नए हैं, जख्मों की है पीर नई। और शेर देखिए कि तुमसे तो हर पेशानी के बल भी सीधे नहीं हुए, तुमसे तो हर पेशानी के बल भी सीधे नहीं हुए, लिखने वाले लिख देते हैं पानी पर तहरीर नहीं। क्या बात है, क्या बात है। तुमसे तो हर बहुत अच्छा, पेशानी बहुत अच्छा। के बल भी सीधे नहीं हुए, लिखने वाले लिख देते हैं पानी पर तहरीर नहीं। और ये शेर देखिए कि कहाँ पुरानी तरकीबों से बनती है तकदीर नई, कहाँ पुरानी तकदीरों से, तरकीबों से बनती है तकदीर नई, नए वक्त के साथ लड़ाएं जुगत नई तदबीर नई। वाह, वाह, बहुत क्या अच्छे बात शेर, है, बहुत क्या कहाँ पुरानी तरकीबों से बनती है तकदीर नई, नए वक्त के साथ लड़ाएं जुगत नई तदबीर नई। और ये शेर देखिए कि इसी भरोसे पर लोगों ने सारा जीवन काट दिया, इसी भरोसे पर लोगों ने सारा जीवन काट दिया, अगले किसी जन्म में शायद मिल जाए जागीर नई। क्या बात है। बहुत इसी अच्छा। भरोसे पर लोगों ने सारा जीवन काट दिया, इसी भरोसे पर लोगों ने सारा जीवन काट दिया, अगले किसी जन्म में शायद मिल जाए जागीर नई। बहुत अच्छा। और ये आखिरी शेर देखिए कि रंग बिरंगे रंग नहीं हैं पास हमारे तो गम क्या, वाह, रंग बिरंगे रंग नहीं हैं पास हमारे तो गम क्या, चलो उकेरे इस धरती पर उंगली से तस्वीर नहीं। क्या बात वाह, है, वाह, बहुत बहुत खूब। अच्छा। रंग बिरंगे रंग नहीं है पास हमारे तो गम क्या, चलो उकेरे इस धरती पर उंगली से तस्वीर नहीं, कातिल के हाथों में आई जिस दिन से शमशीर नहीं, क्या बात। दिल के सारे जख्म नए हैं, जख्मों की है पीर नहीं। बहुत बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और पढ़ने तो लगा। कवि के महास्वप्न का जो अंतिम पंक्ति में आपने महास्वप्न की बात की है। एक हाँ, और एक बिल्कुल, और, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, मैं वही एक गजल के और बिल्कुल ये पहली बार पढ़ रहा हूँ और ये बिल्कुल नई किताब से। जी। कितने कितने जुर्म किए हैं सत्ता के गलियारों ने, कितने कितने जुर्म किए हैं सत्ता के गलियारों ने, अपने हिस्से का सूरज भी छीन लिया अंधियारों ने। आहा, क्या बात। कितने कितने जुर्म किए हैं सत्ता के गलियारों ने, मेरे हिस्से का सूरज भी छीन लिया अंधियारों ने। और ये शेर खास तौर पे शाहिदा के लिए, ये बात। बड़े अखबार की संपादक है,
सच तो ये है, सच की नंगी लाश मिली थी सड़कों पर। सच तो ये है, सच की नंगी लाश मिली थी सड़कों पर, मगर खुदकुशी कहकर उसको छाप दिया अखबारों ने। सच तो ये है, सच की नंगी लाश मिली थी सड़कों पर, मगर खुदकशी कहकर उसको छाप दिया अखबारों ने। बेशक कोई साजिश कहकर पतझड़ को बदनाम करे, बेशक कोई साजिश कहकर। पूरे हिंदुस्तान के निजाम को दिमाग में रखिए, ये शेर सुनिए, ये सारे शेर सुनिए। बेशक कोई साजिश कहकर पतझड़ को बदनाम करे, गुलशन को नीलाम कर दिया गुलशन के हकदारों ने। ओहो, क्या बात। बेशक कोई साजिश कहकर पतझड़ को बदनाम करे, गुलशन को नीलाम कर दिया गुलशन के हकदारों ने। खिड़की दरवाजों पर पहरे लाख बिठाए मौसम ने, खिड़की दरवाजों पर पहरे लाख बिठाए मौसम ने। घर की सारी बातें कह दी दुनिया से दीवारों ने। बहुत खूब, बहुत अच्छा, बेश बहुत बढ़िया। खिड़की दरवाजों पर पहरे लाख बिठाए मौसम ने, घर की सारी बातें कह दी दुनिया से दीवारों ने। कितने कितने जुर्म किए हैं सत्ता के गलियारों ने, अपने हिस्से का सूरज भी छीन लिया अंधियारों ने। बहुत धन्यवाद। खूब, बहुत अच्छे, बहुत। तो जितेंद्र जी, हाँ आइए। पहले एक नई कविता, यहाँ रोशनी कुछ ज्यादा है क्या या इससे? पहले एक नई कविता पढ़ता हूं। युद्ध मुक्त। आज का दिन भरा रहा विकलता और उथल पुथल से, जो भी निर्धारित था वह हो न सका योजना के अनुकूल। आज का दिन भरा रहा विकलता और उथल पुथल से, जो भी निर्धारित था वह हो न सका योजना के अनुकूल। न टैक्सी आई समय पर, न चली ट्रेन और न ही उड़ी जहाज। सब कुछ रहा अस्त व्यस्त, सब कुछ रहा अस्त व्यस्त। किसी अज्ञात भय से बस खड़े रहे डिपो में, कंडक्टर चुपचाप निहारता रहा टिकट का बैग। बहुत तेज भाग रही साइकिल की अचानक ही उतर गई है चैन। बहुत तेज भाग रही साइकिल की अचानक ही उतर गई है चैन। और इन्हीं क्षणों में बहुत उदास और असमाप्त बेचैनी पैदा कर गई है माहौल में सोशल मीडिया पर वायरल दो छोटे बच्चों की वीडियो, जो युद्ध में मलबा हो चुके घरों के पास बैठे रो रहे हैं। वाह वाह वाह। 5-6 वर्ष की बहन खुद रोते हुए पूछ रही है, हिचकी लेकर रो रहे लगभग 4 साल के भाई के आंसू। 5-6 वर्ष की बहन खुद रोते हुए पूछ रही है, हिचकी लेकर रो रहे लगभग 4 साल के भाई के आंसू। कैमरे की असमर्थता साफ दिख रही है, वह पूरी तरह दिखा नहीं पाया है दुख की दाहकता और शक्ति का उन्माद। कैमरे की असमर्थता साफ दिख रही है, वह पूरी तरह दिखा नहीं पाया है दुख की दाहकता और शक्ति का उन्माद। मेरे कंठ से फूट पड़ी है रुलाई यह वीडियो देखकर। कुछ मिनट पहले खुशहाल थे जो बच्चे, अब बदहाल हैं उम्र भर के लिए। कुछ मिनट पहले खुशहाल थे जो बच्चे, अब बदहाल हैं उम्र भर के लिए। वस्त्र बदल चुके साम्राज्यवाद की असमाप्त हवस ने स्थायी ग्रहण लगा दिया है उनकी हंसी पर। वस्त्र बदल चुके साम्राज्यवाद की असमाप्त हवस ने स्थायी ग्रहण लगा दिया है उनकी हंसी पर। बोलो बोलो हे महाबुद्ध, बंद कब होंगे सारे युद्ध। बोलो बोलो हे महाबुद्ध, बंद होंगे कब सारे युद्ध। क्या कभी वह समय आएगा जब हम कह सकेंगे अब यह पृथ्वी हो चुकी है युद्ध मुक्त। क्या कभी वह समय आएगा जब हम कह सकेंगे
यह पृथ्वी हो चुकी है युद्ध मुक्त। और जिस कविता के लिए कहा गया है बहुत विशेष अच्छा तौर भाई, पर वाह बहुत ही वो कविता मैं पढ़ रहा हूं अब। सोनचिरई। मैडम ने भी कहा था मैं कविता पढ़ता हूं। एक सोहर सुनने के बाद लिखी गई कविता। सुनने के बाद क्या, वो एक तरह से बचपन से सुनता रहा था, वो कहीं चेतना में थी। आज से लगभग 30 वर्ष पहले ये कविता लिखी गई थी, उसी के आसपास छपी थी। बहुत पुरानी कथा है। एक भरे पूरे घर में एक लड़की थी सोनचिरई। वह हंसती थी तो धूप होती थी, फूल खिलते थे। वह चलती थी तो बसंती हवा चलती थी। जिधर निकल जाए लोगों की पलकें बिछ जाती थीं। और जैसा कि हर किस्से में होता है, उसका विवाह भी एक राजकुमार से हुआ। राजकुमार उस पर जान लुटाता था। उसके होंठ उसकी तारीफ में खुलते, उसकी जिह्वा उसके प्रेम के सिवा और सारे स्वाद भूल गई थी। उसकी आंखों में नींद और दिल में करार न था। उसकी आंखों में नींद और दिल में करार न था। और ऐसे ही 2-4 वर्ष बीत गए। सोनचिरई की गोद न भरी। ननद को भतीजा, सास को कुल का दिया, पति को पुरुषत्व का पुरस्कार न मिला। ननद कहने लगी वज्रवासिन, सास कहने लगी बांझ। और जो रात दिन समाया रहा उसमें सांसों की तरह, उसने कहा तुम्हारी स्वर्ण देह किस काम की। अच्छा हो तुम यह गृह छोड़ दो, तुम्हारी परछाई ठीक नहीं होगी हमारे कुल के लिए। सोनचिरई बहुत रोई, मिन्नतें की, पर किसी ने ना सुनी। आंसुओं बीच एक स्त्री घर के बाद भटकने लगी ब्रह्मांड में। आंसुओं बीच एक स्त्री घर के बाद भटकने लगी ब्रह्मांड में। उसे जंगल मिला, जंगल में बाघिन मिली। उसने उसे अपना दुख सुनाया और निवेदन किया कि वह उसे खा ले। बाघिन ने कहा वहीं लौट जाओ जहां से आई हो। मैं तुझे न खाऊंगी वरना मैं भी बांझ हो जाऊंगी। सोनचिरई क्या करती, वहां से सांप की बांबी के पास पहुंची। बांबी से नागिन निकली। नागिन ने उसका दुख सुना, फिर कहा वहीं लौट जाओ जहां से आई हो। जो मैं तुझे काट खाऊंगी तो बांझ हो जाऊंगी। सोनचिरई बहुत उदास हुई, फिर क्या करती। गिरते पड़ते मां के दरवाजे पहुंची। मां ने धधा कर हालचाल पूछा, कौन सी विपत्ति में दुलारी बिटिया ऐसे घर आई है। बेटी ने अपना दुख सुनाया और चिरौरी की मिन्नत चिरौरी की कि थोड़ी सी जगह दे दो मां रहने के लिए। मां ने कहा विवाह के बाद बेटी को नैहर में नहीं रहना चाहिए। पीहर मायका, नैहर में नहीं रहना चाहिए। लोग बाग क्या कहेंगे। वहीं लौट जाओ जहां से आई हो। और सुनो, बुरा न मानना बेटी, जो तुम्हारी परछाई पड़ेगी तो मेरी बहू बांझ हो जाएगी। यह कहकर मां ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। यह कहकर मां ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। अब सोनचिरई क्या करती। उसने धरती से निवेदन किया, अब तुम ही शरण दो मां। दुख सहा नहीं जाता, इन कदमों से चला नहीं जाता। जो लोग पलकों पर लिए चलते थे मुझे, उनके ओसारे में भी जगह न बची मेरे लिए। अब कहां जाऊं तुम्हारी गोद के सिवा। धरती ने कहा तुम्हारा दुख बड़ा है। धरती ने कहा तुम्हारा दुख बड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं। जहां से आई हो वहीं लौट जाओ। जो मैं तुमको अपनी गोद में रख लूंगी तो ऊसर हो जाऊंगी, बंजर ऊसर हो जाऊंगी। और मित्रों, इसके आगे जो हुआ वह किसी किस्से में नहीं है। हुआ यह कि सब ओर से निराश सोनचिरई बैठ गई एक नदी के किनारे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरे दिन, तीसरे पहर प्यास से बेहाल एक सजीला युवक नदी तट पर आ मिला। उसने सोनचिरई को देखा। सोनचिरई को देख पल भर के लिए वह सब कुछ भूल गया। उसने विह्वल हो नरम स्वर में सोनचिरई से दुख का कारण पूछा और सब कुछ जान लेने पर अपने साथ चलने का निवेदन किया। सोनचिरई पलछिन हिचकी, फिर उसके साथ साथ होली और
पूरी उम्र जीकर जब वह मरी तो आंसुओं से जार जार उसके 8 बेटों ने उसकी अर्थी को कंधा दिया। सोन चिरई 8 बेटों की मां थी। सोन चिरई 8 बेटों की मां थी। वह स्त्री थी और स्त्रियां कभी बांझ नहीं होती। वे रचती हैं तभी हम आप होते हैं, तभी दुनिया होती है। रचने का साहस पुरुष में नहीं होता, वे होती हैं तभी पुरुष होते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया जितेंद्र जी। ये कविता हम बहुत दफा सुनते हैं और हर बार सुनना चाहते हैं। तो बहुत सारे हमारे समाज के पूर्वाग्रह और जो इश्यूज हैं इस कविता के जरिए सामने भी आते हैं और ये भी समझ आता है कि वो कितने निराधार भी हैं। पर मैं याद रखूंगी आपकी आज की कविता, बुद्ध कब समाप्त होंगे सारे युद्ध। अगर देखें तो कुछ बरस पहले, अब से 20, 30, 40 बरस पहले अगर हम सोचेंगे तो जो आज के युद्ध हैं वो कल्पना से भी बाहर की चीज रहे होंगे। कौन जानता होगा कि अचानक से एक बसा बसाया शहर, बसी बसाई जगह कुछ मिनटों में खाक हो जाती है, सब तहस नहस हो जाता है। तो वो बड़े प्रश्न है विचार के लिए। एक छोटी सी कविता और माधव जी से, और उसके बाद हम, हाँ बस, क्या हम 1-2 सवाल ले सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो बस एक कविता के साथ खत्म करेंगे सेशन जी। एक और गजल के 2-4 शेर, बिल्कुल नई गजल है कि मजहब का खूनी मंजर है इतना भी मालूम नहीं। मजहब का खूनी मंजर है इतना भी मालूम नहीं, किसके हाथों में खंजर है इतना भी मालूम नहीं। क्या बात। मजहब का खूनी मंजर है इतना भी मालूम नहीं, किसके हाथों में खंजर है इतना भी मालूम नहीं। दौड़ रहे हैं पांव इधर से उधर मगर अफरा तफरी में, दौड़ रहे हैं पांव इधर से उधर मगर अफरा तफरी में, कटा हुआ सपनों का सर है इतना भी मालूम नहीं। क्या बात। दौड़ रहे हैं पांव इधर से उधर मगर अफरा तफरी में, कटा हुआ सपनों का सर है इतना भी मालूम नहीं। और हाथ उठाकर दुआ मांगना यारो अब तो बंद करो, हाथ उठाकर दुआ मांगना यारो अब तो बंद करो, गूंगा बहरा हर अंबर है इतना भी मालूम नहीं। हाथ उठाकर दुआ मांगना यारो अब तो बंद करो, गूंगा बहरा हर अंबर है इतना भी मालूम नहीं। और ये शेर देखिए कि इसमें कहां समा सकती है कश्ती अपने ख्वाबों की, इसमें कहां समा सकती है कश्ती अपने ख्वाबों की, कतरे से उथला सागर है इतना भी मालूम नहीं। इसमें कहां समा सकती है कश्ती अपने ख्वाबों की, कतरे से उथला सागर है इतना भी मालूम नहीं। हर बरगद की जड़ें काटने वालों इतना ध्यान रहे, हर बरगद की जड़ें काटने वालों इतना ध्यान रहे, किस पर कहां कौन निर्भर है इतना भी मालूम नहीं। मजहब का खूनी मंजर है इतना भी मालूम नहीं, किसके हाथों में खंजर है इतना भी मालूम। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया माधव जी, जितेंद्र जी। तो क्योंकि कवि और कल्पना से शुरू हुई थी ये बातचीत, और मैं फिर से कहूंगी कि जो लिखते हैं, जो कवि हैं, वो और कविता गढ़ें सुमिता जी के लिए, और एक और किताब की जरूरत होगी। तो क्योंकि मैं तो कविता कहती नहीं हूँ, इसलिए मैंने इकबाल से एक शेर उधार लिया है, वो सुनिए और हम ये सेशन खत्म करके आपका शुक्रिया अदा करेंगे। कि तू जरा छेड़ तो दे तिश्नाए मिजराब है साज, नगमे बेताब हैं तारों से निकलने के लिए।
तो आप सब अपनी कल्पना के घोड़े खूब दौड़ाइए, खूब लिखिए और फिर हम अगले साल किसी सेशन में सुनेंगे उनको। शुक्रिया आप सुनने के लिए।